नेक्स्ट है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट एक मूवमेंट था 1660 टू 1790 के बीच में जो है ये थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में ये फैल गया था। और विच एम्फेसाइज्ड रीज़न, लिबर्टी एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। और इसने किस पर जोर दिया था? रीज़न पर, यानी कि तर्क वितर्क करना, हर चीज़ में तर्क वितर्क करना, लिबर्टी स्वतंत्रता, और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, और जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हो रही थी। इट इज़ आल्सो नोन एज द एज ऑफ रीज़न। इसको जो है एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमने देखा ओल्ड इंग्लिश पीरियड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जो लोग थे, पीपल होते थे, तो वो बहुत ही इनोसेंट होते थे। वो जो है धर्म से डरते थे, रिलीजियस पीपल होते थे, और बहुत ही मतलब सीधे साधे लोग वो होते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है पीरियड्स आगे बढ़ते जाते हैं और जब हम पहुंचते हैं विक्टोरियन एज तक, विक्टोरियन एज से भी पहले ही मान लीजिए रोमांटिक एज में भी क्या होता है कि जो लोग थे वो ज़्यादा अब रीजनिंग करने लग गए। यानी कि वो हर बात में तर्क वितर्क करते हैं, डाउट करने लगे हैं हर बात में। धीरे धीरे जो है उनकी थिंकिंग वो भी डेवलप होती चली गई। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती चली गई, साइंस की प्रोग्रेस होती चली गई, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस होती चली गई, उतना ही जो लोग हैं वो नेचर से दूर होते चले गए और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा वो घुस गए। तो इसीलिए जो है आगे की जो एज है वो एज ऑफ रीज़न कही जाती है, यानी कि तर्क वितर्क की रेस। इस एज तक आते आते लोग हर चीज़ पर डाउट करते थे। रिलीजन जो है उन्होंने मतलब सिर्फ नाम का रह गया था। जो पहले रिलीजियस पीपल होते थे, जो जिन्हें डर रहता था रिलीजन का या गॉड से जो डरते थे, वो अब आकर बहुत कम हो गया था। तो इस टाइम जितनी भी जो है राइटिंग्स लिखी गई तो उनमें से जो मोस्टली राइटिंग्स थी वो नॉन फिक्सन थी। नॉन फिक्सन क्या होता है? जो फिक्शन तो होते हैं जो मतलब एक तरह से सोची समझी कहानी जब हम लिखते हैं सोच समझ कर, या फिर कोई मतलब इमेजनरी कहानी जब हम लिखते हैं लाइक नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी। लेकिन फिक्सन, नॉन फिक्सन जो होते हैं वो होते हैं जो रियलिटी दिखाते हैं, लाइक एसेज। एसेज हम रियलिटी दिखाते हैं एसेज में, अपने जो एक तरह से अपने जो मन की बात होती है वो हम एसेज में लिखते हैं। और फ़िलोसॉफ़िकल ट्रेटाइज़ जो है इस वक्त लिखी जाने लगी थी। और इस टाइम के जो मेन राइटर थे वो थे थॉमस हेब्स, जॉन लॉक, रूसो और डिस्कार्ड्स। रूसो का नाम तो बहुत ही फेमस है। तो ये थे एनलाइटमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है एपिलॉग। एपिलॉग के क्या होता है? जब हम कोई फिक्शन लिखते हैं, पोइट्री तो नहीं होगा यहाँ पे, प्रोज होना चाहिए, मतलब ड्रामा या शॉर्ट सेक्शन और चैप्टर दैट कम्स आफ्टर द कंक्लूजन। यानी कि फ़िक्शन में जब हम फ़िक्शन लिखते हैं, ड्रामाज हम लिखते हैं, नॉवेल हम लिखते हैं, तो उसमें कोई छोटा सा सेक्शन या चैप्टर हम ऐड कर देते हैं जो कि कंक्लूजन के बाद में आता है। हमारा नॉवेल ख़त्म हो जाता है, हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है, स्टोरी ख़त्म हो जाती है, कंक्लूज़न उसका हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा सेंटेंस क्या मतलब कुछ सेंटेंस, छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सा जो चैप्टर है वो ऐड कर दिया जाता है एज एन एपिलॉग। उसको एपिलॉग कहा जाता है। और वो क्या करता है? टाइंग अप लूज एंड्स एंड ऑफन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द कैरेक्टर आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। यानी कि जो लूज एंड्स है उसको वो टाइंग अप करता है, उसको वो बांधता है। और कभी कभी वो हमें ये भी बताता है, ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो कैरेक्टर्स थे उनका जो है रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ। यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में चल रहा था उसका फिर रेजोल्यूशन हो जाता है, तो उसके बाद जो है उनकी लाइफ आगे कैसी रही। तो ये जो है एपिलॉग हमें बताता है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें लास्ट में कहते हैं ना, एंड दे लिव हैप्पीली आफ्टर। तो इस तरह से जो कुछ बातें जो है एपिलॉग हमें बताता है कि रेजोल्यूशन के बाद जो है क्या कैरेक्टर्स के साथ हुआ होगा, किस तरह जो उनकी लाइफ बीती, और या फिर कुछ और भी जो है एपिलॉग में बताया जाता है। तो एपिलॉग मेनली जो होता है जो हम किसी ड्रामास फिक्शन के बाद में एक छोटा सा कोई एपिसोड रख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिफैनी। एपिफैनी क्या है? ये एक मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप कोई इवेंट या इंसिडेंट आप इसको कह सकते हो, ऑफ ए डिवाइन और सुपरनेचुरल बीइंग। किसका? डिवाइन का या सुपरनेचुरल बीइंग का। या ए मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिविलेशन और रियलाइजेशन ऑफ समथिंग आइडिया ETC। मतलब एक
मोमेंट आता है, एक सडन मोमेंट आता है, या एक ग्रेट रिवोल्यूशन आता है, या जिससे आप रियलाइज करने लगते हो किसी चीज़ को, आपके अंदर कोई आइडिया एकदम से आ जाता है। सिंपल सी बात है, कोई नॉवेल लिख रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, उसमें जो है हम कोई एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट, आउटर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो अचानक से वो कोई चीज़ देख लेता है और एकदम से जो है ना उसके अंदर कोई आइडिया आ जाता है कि हाँ, मुझे तो यही करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा। कभी कभी हमारी लाइफ में भी आता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या होगा, हमारी जो है होप मिट जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आता, तभी जो है हमें कोई एक छोटी सी किरण दिखाई देती है उम्मीद की। तो हमें लगता है कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारे साथ अच्छा होगा। तो मतलब एक जैसे जो हमारी रियलाइजेशन होता है, हमारे अंदर जो है कुछ आइडिया एकदम से आ जाता है जब हम बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हों। तो डैट इज़ कॉल्ड एपिफैनी, इंसाइट इनटू द रियलिटी और एसेंशियल मीनिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो एसेंशियल मीनिंग है या फिर कुछ रियलिटी, उसके अंदर जब हम चले जाते हैं, उसको हम देखते हैं, अपने अंदर से जो है उसको महसूस करते हैं। ये एक रिलीजियस, इसे जो है एक रिलीजियस टर्म भी कहा जाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में। क्रिश्चियन मैथोलॉजी में जो है ये एक रिलीजियस टर्म है, और जो ऑथर जेम्स जोयसी रहे हैं, उन्होंने ये रिलीजियस टर्म एपिफैनी से ही अडोप्ट की थी। वहाँ से ही उन्होंने जो है ये बोरो की थी, अडोप्ट की थी, और अपने लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में जो है इन्होंने इसका यूज़ किया था। इनके जो वर्क है उसमें जो है एपिफैनी का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लाइक इनका एक वर्क है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। इसमें जो इसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है स्टीफन हीरो। तो स्टीफन हीरो को दिखाया जाता है कि वो निराश हो चुका है अपनी लाइफ से, लेकिन तभी जो है वो बीच पर किसी लेडी को वो देख लेता है, किसी नेक्ड लेडी को वो देखता है, और उसकी ब्यूटी को देखकर वो एकदम से मतलब उसके माइंड में आ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। तो यहाँ पर जो उसको रियलाइजेशन हो जाता है। तो डेट इज़ कॉल्ड एपिफैनी। नेक्स्ट है हमारा एपिटफ। एपिटफ तो सबको पता ही है। एपिटफ जो है कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि टॉम पर इंस्क्राइब्ड कर दिए जाते हैं, ग्रेव पर इंस्क्राइब्ड कर दिए जाते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो उसकी जब टॉम बनाई जाती है तो टॉम पर लिखे गए उसके बारे में कुछ शब्द एपिटफ कहलाते हैं। उसमें जो है उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है, उनके बारे में कोई अच्छी अच्छी दो चार लाइनें लिख दी जाती है, या फिर कुछ जो पोएट्स थे उन्होंने तो अपने एपिटैफ लिख के गए हैं कि हमारे मरने के बाद जो है हमारे टॉम पर ही एपिटैफ लिखना। लाइक जॉन कीट्स ने लिखा था, कुछ उसका एपिटैफ था, हेयर इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन हुज नेम इज़ रिट इन वाटर, हेयर इज़ द पर्सन हुज नेम इज़ रिट इन वाटर। तो ये होता है एपिटैफ। नेक्स्ट है हमारा एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन जो है एक ऐसी पोयम होती है जो किसी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी जाती है। जो सर फिलिप सिडनी थे उन्होंने जो है सबसे पहला इंग्लिश इंस्टेंस लिखा था इन अबाउट 1580, लगभग जो है 1580 में, 1580 के आसपास जो है फिलिप सिडनी ने लिखा था फर्स्ट इंग्लिश इंस्टेंस। और उसके 15 साल बाद जो है एडमंड स्पेंसर ने एक ग्रेट लिरिक लिखा था एपिथेलेमियन। और अपनी उन्होंने खुद की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, खुद की मैरिज के सेलिब्रेशन में जो है उन्होंने एपिथैलेमियन लिखा था। एक होता है प्रोथैलेमियन, ये तो है एपिथैलेमियन, और एक होता है प्रोथैलेमियन। प्रोथैलेमियन होता है जब किसी की मैरिज से पहले का जो लिरिक्स लिखे जाते हैं मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, जब तक मैरिज हुई नहीं होती, मैरिज होने वाली होती है किसी की, तो उससे पहले जो लिरिक्स लिखे जाते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो पोएम लिखे जाते हैं, जो गीत लिखे जाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्रोथैलेमियन। और एपिथैलेमियन होते हैं जो कि मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। एपिथेथ। एपिथेथ क्या है? एपिथेथ होती है एक ऐसा वर्ड और फ्रेजेस यूज टू एक्सप्रेस ए सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग को उसके रियल नाम से ना बुलाकर उसको कुछ और नाम हम देते हैं जो कि उसकी क्वालिटी हो। जैसे रिचर्ड द लोयन हार्ट, रिचर्ड को हम बोलते थे द लोयन हार्ट। तो ये होती है एपिथेथ, यानी कि उसको उसके रियल नेम से ना बुलाकर उसकी क्वालिटी से हम बुला देते हैं। जैसे ओथेलो एक ड्रामा है तो ओथेलो को ब्लैक मूर कह देते हैं, तो डैट इज़ एपिथेथ। हमने उसको जो है एक एपिथेथ दे दिया। और ये जो
एपिथेट है ये ग्रीक मैथोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। जब पोइट्स और प्लोराइट्स थे और वो क्या करते थे, वो गॉड्स और हीरोज़ को डिस्क्राइब करते थे। जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें जो है गॉड्स और ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड्स और जो हीरोज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो जैसे एथेना है, तो एथेना को हम कहते थे ग्रे आइड एथेना। और हेरा, हेरा को वाइट आर्म्ड हेरा, ये इनकी क्वालिटी थी। जो एथेना थी उसकी जो आई थी वो ग्रे थी, और जो हेरा थी उसकी जो आर्म थी वो वाइट थी। तो उसको जो है उसकी क्वालिटी से हम पुकारते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एपिथेट। नेक्स्ट हमारा आता है एपिजियोक्सिस। एपिजियोक्सिस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है एपिजिग्नोमी। एपिजिग्नोमी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू जॉइन और फास्टन टुगेदर, यानी कि एक साथ ज्वाइन कर देना। द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्राज इन इमीडिएट सक्सेशन टिपिकली विद इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में जब एक ही वर्ड बिना रुके कई बार आता है, उसके बीच में कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए, उसी की रिपीटेशन जो कई बार होती है। लाइक ओ हॉरर 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 मैकबेथ। अब मैकबेथ में एक लाइन आती है, इसमें जो है हॉरर 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 बार बार रिपीट हुआ है और बीच में कोई और वर्ड नहीं है, तो डेट इज़ एपिजियोक्सिस। इसी तरह किंग लियर में है नेवर 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 नेवर, तो बीच में कोई और वर्ड नहीं है और रिपीटेशन हुआ है, तो डेट इज़ एपिजियोक्सिस। नेक्स्ट हमारा एस्केपिज्म। एस्केपिज्म या फिर आप बोल सकते हो एस्केपिस्ट, ये लिटरेचर था। ये रेफ़र करता था टू फिक्स दैट प्रोवाइड्स ए साइकोलॉजिकल एस्केप, एक ऐसे फिक्शन को जो कि प्रोवाइड करता था एक साइकोलॉजिकल एस्केप। किससे? फ्रॉम डिप्रेसिंग एंड ग्रेव रियलिटीज़ ऑफ एवरी डे, जो हमारे रोज़ाना की डिप्रेसिंग है, जो हमारी रोज़ाना की ग्रेव रियलिटीज़ है, जिसे हम रोज़ाना फेस करते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन के सामने जो जो वो फेस करता है अपने डेली लाइफ में या फिर लाइफ में जो चलता रहता है, जैसे वर्ल्ड वार हुए थे या कुछ भी, मतलब सोसाइटी में जो भी कुछ हार्श रियलिटी जो सोसाइटी की होती है, तो उससे वो हमें साइकोलॉजिकल रिलीफ देता है। साइकोलॉजिकली वो उससे एस्केप करता है, उसको अपने वर्क में वो नहीं दिखाता। बाय इमर्जिंग द रीडर इन ए फैंटेस्टिकल और इमेजिनेटिव, तो वो रीडर को कैसे इमर्ज करता है, वो उसको किसी फैंटेस्टिकल या फिर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाता है। वो जो वर्ल्ड की हैश रियलिटी है उससे वो दूर ले जाकर उसको किसी इमेजिनेटिव सोसाइटी में वो ले जाता है। कोई इमेजिनेटिव सिचुएशन, कोई इमेजिनेटिव इवेंट्स वो क्रिएट करता है ताकि जो पीपल है वो साइकोलॉजिकली उससे बच सके। Thus, the main aim of escapist literature is providing an imaginative entertainment for readers, rather than provoking serious and critical thoughts and addressing social issues. कहते हैं कि जो लिटरेचर होता है वो सोसाइटी का मिरर होता है, वो हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो वो आर्ट की तरफ भागता है। या तो वो कोई अच्छी स्टोरी पढ़ना पसंद करेगा ताकि उसके जो माइंड है उसको रिलैक्स मिल सके। वो कोई सॉन्ग सुनना पसंद करेगा। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग उनकी हैबिट होती हैं, अलग अलग उनकी हॉबीज़ होती है। किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को पोएम सुनना पसंद होता है, किसी को पोएम लिखना पसंद होता है। तो हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो किससे होता है? आर्ट से। आर्ट में हर कुछ सब चीज़ आ गई, राइटिंग, पोइट्री, ड्रामाज, नॉवेल्स या फिर और किसी भी तरह का जो आर्ट है, विजुअल आर्ट या फिर मतलब ऑडियो आर्ट, जिस तरह का भी आर्ट है, हमें उससे जो है रिलैक्स मिलता है। कभी कभी हमें कोई सॉन्ग सुनकर रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह जो है हम एस्केप करना चाहते हैं अपनी उस हार्श रियलिटी से। तो इसी तरह जो है ऐसा लिटरेचर बनाया गया जो कि एस्केप करता था उस वक्त की जो सोसाइटी के जो इशू थे, प्रोवोकिंग जो सीरियस और क्रिटिकल थॉट्स हुआ करती थी उस टाइम की, या फिर एड्रेसिंग सोशल इश्यूज़, जो सोशल इशू होते थे उनको एड्रेस ना करके उनसे जो है वो बचते थे और वो रीडर को एक इमेजिनेटिव एंटरटेनमेंट की ओर ले जाते थे ताकि रीडर का जो माइंड है वो शांत रह सके, साइकोलॉजिकली वो जो है वो उन चीज़ों से एस्केप हो सके, उस वक्त की जो प्रोवोकिंग सीरियस और क्रिटिकल थॉट्स थी और जो सोशल इश्यूज़ थे। The term escapist literature is often used in contrast to classics, which deals with serious subject matter. जो क्लासिज्म था, क्लासिक्स थे जो, वो क्या करते थे, वो डील करते थे सीरियस सब्जेक्ट मैटर से। उनके जो सब्जेक्ट मैटर होते थे वो बहुत सीरियस होते थे, वो जो सोसाइटी की सच था उनको वो दिखाते थे।
तो इसी तरह जो एस्केपिस्ट लिटरेचर थे वो उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थे, उससे बिल्कुल वो अलग थे। वो कोई भी सीरियस सब्जेक्ट मैटर अपने वर्क में वो नहीं दिखाते थे। नेक्स्ट है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? अब यूलॉजी जो है ये एक ऐसी स्पीच या राइटिंग होती है जो कि किसी पर्सन की प्रेज में लिखी जाए। स्पेशली कहाँ लिखी जाती है? फनरल ओरेशन में। जब किसी का फनरल हो तो उस टाइम जब उस इंसान की प्रेज में, जिसकी डेथ हो गई है, उसकी प्रेज में कुछ कहा जाए, कुछ लाइनें उसकी प्रेज में बोली जाए, एक छोटी सी स्पीच, डेट इज कॉल्ड यूलॉजी। नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो है एक ऑफेंसिव इनऑफेंसिव वर्ड होते हैं और phrase is used to present unpleasant ideas like has passed away for has died। ये हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था, जब भी पढ़ा था। यूफेमिज्म होता है यानी कि हमें कोई सच बात बतानी है, लेकिन अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली बोल देंगे तो सामने वाले को एकदम से बैड फील होगा, या फिर सामने वाला जो है एकदम से शॉक हो सकता है। तो उसको जो है उसी बात को हम कुछ ऐसे शब्दों में कहें जो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। लाइक अगर हमें बताना है कि किसी की डेथ हो चुकी है, तो अगर हम आकर एकदम से बोलते हैं कि ही इज़ डेड, वो मर गया है, तो इट्स बिल्कुल मतलब हैड सा वर्ड लगेगा, क्रूअल सा वर्ड लगेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे हैज पास्ड अवे, तो पास्ड अवे, तो ये थोड़ा सा मतलब प्लीजेंट सा वर्ड लगेगा, थोड़ा मतलब रिलैक्स फील कराएगा। तो डैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है यू प्लस फोनी से, फोन से ये मिलकर बना है। यू का मतलब गुड और फोन का मतलब साउंड। तो प्लीजेंट साउंडिंग, ऐसी साउंडिंग जो प्लीजेंट हो, जो हमें अच्छी लगे। इट मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्राजेस दैट आर मेलोडियस और लवली इन द साउंड दे क्रिएट। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना, कुछ ऐसे फ्राज का यूज़ करना जो कि जब हम उन्हें सुने या जो उनसे साउंड क्रिएट होती है वो मेलोडियस हो और लवली हो। जैसे आप नर्सरी पोएम्स होती है या छोटे छोटे बच्चों की जो सुलाने के लिए जो उनको लोरी सुनाई जाती है, तो उनकी जो यूफोनी होती है, उनकी जो साउंड होती है वो बहुत ही क्यूट होती है कि बच्चे मतलब सुनते सुनते जो है उसमें खो जाते हैं और वो मोस्टली जो है वो सो जाते हैं जब हम छोटे छोटे बच्चों को कोई लोरी सुनाते हैं। ये जो नर्सरी राइमिंग होती है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो मतलब इतनी क्यूट सी ये पोएम्स लगती हैं कि बच्चे इसको सुनते हैं और इसको सुन के बाद मतलब वो बहुत अच्छा भी उन्हें लगता है और वो लर्न भी इसको करते हैं। लाइक जोनी जोनी यस पापा। तो इस तरह की जो साउंड होती है, जो साउंड हमारे कानों को अच्छी लगे, डैट इज़ कॉल्ड यूफोनी। इट गिव्स प्लीजिंग एंड सूथिंग इफेक्ट्स टू ईयर। ये हमारे कानों को जो है बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट करती है, प्लीजिंग इफेक्ट ये हमारे कानों के ऊपर डालती है। नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफ्यूज़म एक था हमारा जब हमने ऊपर पढ़ा था यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, और ये है यूफ्यूज़म। तो ये क्या है? ये जो वर्ड यूफ्यूज़म केम फ्रॉम द वर्ड ऑफ जॉन लिली यूफियस। जॉन लिली का एक वर्क था यूफियस द एनाटोमी ऑफ विट। तो यहाँ से ही जो है ये वर्ड लिया गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विटी। इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में जो है इसने बहुत एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंग्लिश प्रोज के डेवलपमेंट में। इट अपेयर्ड एट ए टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन विद प्रोज स्टाइल्स। जब प्रोज स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था तो उस टाइम जो है ये वर्ड आया था, उस टाइम जो है लिटरेरी टर्म आई थी। with prose styles, and it offered prose that was lighter and more fanciful than previous writing। और प्रोज स्टाइल का जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब ये आई थी और इसने जो है प्रोज को ऑफ़र किया था जो कि बहुत ही लाइटर और फैंसीफुल था। जो प्रीवियस राइटिंग थी प्रोज की वो बहुत ज़्यादा हार्श हुआ करती थी, लेकिन जब फिर इस वर्ड का यूफियस का जब इन्वेंशन हुआ तो इसने जब प्रोज में आया, ये लिटरेरी टर्म्स हमने प्रोज में यूज़ की, तो हमने देखा कि जो हमारी प्रोज थी जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही लाइटर और मोर फैंसीफुल हो गई थी। उसमें जो है विट का जो है यूज़ जो राइटर्स थे वो करने लगे थे। ये एक एलिगेंट एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल है मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ बैलेंस, एथेंसिस, एंटीथेसिस और एलिट्रेशन एंड बाय फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ सिमलीज। ये एक एलिगेंट एलिजाबेथन लिटरेरी स्टाइल आप इसको कह सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हुआ है, लेकिन बैलेंस में यूज़ हुआ था किसका? एंटीथेसिस का, एलिट्रेशन का और सिमलीज का। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म जो है ये एक मूवमेंट था, ये एक जर्मन मूवमेंट था
जो ये लिटरेचर में और आर्ट में आया था। और 1910 में ये स्टार्ट हुआ था, 1910 में ये स्टार्ट हुआ था एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब ये होता है एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, किस तरह जो है आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो। और ये एक रिवोल्ट था अगेंस्ट रियलिज्म अगेंस्ट। रियलिज्म क्या होता है, जो बिल्कुल रियलिटी दिखाता है सोसाइटी की, लेकिन एक्सप्रेस जो था वो इसके अगेंस्ट था। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन आर्टिस्ट टू डिस्टॉर्ट रियलिटी फ्रॉम एन इमोशनल इफेक्ट। इसकी जो टेंडेंसी थी वो क्या थी, वो थी ऑफ एन आर्टिस्ट, यानी कि किसी भी आर्टिस्ट की, वो डिस्टॉर्ट रियलिटी जो है उसको एक तरफ रख दे, रियलिटी को अलग कर दे, फॉर एन इमोशनल इफेक्ट। किसके लिए, इमोशनल इफेक्ट के लिए। वो जो रियलिटी दिखाते थे वो इमोशनली जो है अपने वर्क में देते थे, जो एक तरह से जो मतलब वाकई की जो रियलिटी होती थी वो उसको एक तरफ रख देते थे। वो रियलिटी को एज ए हूबहू ना दिखाकर उसमें जो है वो इमोशनली जो है अपने इमोशंस ऐड करके उसको वो थोड़ा इमेजनरी बना देते थे। ये जो टर्म थी यूज टू डिस्क्राइब एन अर्ली 20th सेंचुरी ऑफ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसको जो ये टर्म यूज़ की गई थी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की गई थी 20th सेंचुरी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को। द टर्म अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एनी मोड ऑफ अनकन्वेंशनल हाई सब्जेक्टिव राइटिंग डेट डिस्टोर्ट्स रियलिटी इन सम वे। ये टर्म अप्लाई की जाती है ऑलमोस्ट हर प्रकार के अनकन्वेंशनल और हाईली सब्जेक्टिव राइटिंग को, जो कि रियलिटी को डिस्टोर्ट करती है किसी न किसी तरह से। They were more interested in what reality the mind created that which was in front of their eyes। तो जो ये एक्सप्रेशनिज्म के जो राइटर्स हुआ करते थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे जो कि उस रियलिटी में जो कि उनकी माइंड क्रिएट करता था, ना कि उस रियलिटी में जो कि उनकी आंखें देखती थी। हम अपने सामने क्या देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या सोसाइटी की रियलिटी है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन्होंने जो है उसको यूज़ नहीं किया, बल्कि जो उनका माइंड क्रिएट करता था उस रियलिटी को देखकर उन्होंने उसको यूज़ किया। उन्होंने अपने आइज़ की बजाय अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ किया। तो इसीलिए जो है उन्होंने वो रियलिटी दिखाई जो कि उनके माइंड ने क्रिएट की। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी टू द सोल ऑफ मैन, हिज इनर एक्सप्रेशन। जो उनका फोकस था वो पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी से शिफ्ट हो गया था, यानी कि जो सोसाइटी की पोर्ट्रेल थी उसको ना दिखाकर उससे जो वह शिफ्ट हो गया था, और वो सोल ऑफ मैन, इंसान के अंदर की आत्मा क्या कहती है, उसकी जो इनर एक्सप्रेशन है वो कैसे है, वो उनको दिखाते थे। इन देयर वर्क, उनके जो वर्क होते थे उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होते थे वो इमोशनल होते थे, ट्रबल्ड होते थे, एबनॉर्मल होते थे, और वो रिप्रेजेंट करते थे मॉडर्न एनेक्साइटी को। एनेक्साइटी उनके माइंड में क्या चल रही है, किस तरह की जो एनेक्साइटी उनके मन में चल रही है इस सोसाइटी को देखकर, सोसाइटी की रियलिटी को देखकर। रिडन मैन इन मैकेनिकल सोसाइटी, यानी कि इस मैकेनिकल जो सोसाइटी है, इसका जो इंसान है उसके अंदर क्या चल रहा है वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। जैसे ऑगस्ट स्टेनबर्ग है, उनका एक वर्क है द ड्रीम प्ले, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बी वेट्स यूनिवर्सल एविल विदाउट ऑफरिंग एंड होप, कि जो यूनिवर्सल एविल्स हैं, यूनिवर्सल में जो एविल्स हैं वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं विदाउट ऑफरिंग एंड होप, तो आप लोगों को उसमें कोई भी होप नहीं रखनी चाहिए, कोई आशा उसमें नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंच काफ्का का एक वर्ड है द ट्रायल, उन्होंने कहा है गॉड पार्सल्स आउट अनमेरिटेड सफरिंग्स टू मैन, कि गॉड ने पार्सल आउट कर दिया, भेज दिया है अनमेरिटेड, ऐसे इंसान को जो मेरिट ही नहीं करता, सफरिंग के लिए, टू मैन, यानी कि इंसान को जो है गॉड ने इस वर्ल्ड में भेज दिया है ताकि वो सफरिंग कर सके, जबकि वो उसके लिए बिल्कुल अयोग्य है, उसे सफरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो सफ़र करता है। यूजिन ओनिल का है द हेयरी ऐप, ये भी बहुत अच्छा जो है स्टोरी है द हेयरी ऐप, इस पर जो है मैंने एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। इम्पोर्टेंट राइटर देखते हैं एक्सप्रेशनिज्म के, ड्रामेटिस्ट रहे हैं कुछ जैसे जॉर्ज केसर, अर्नेस्ट टॉलर, ल्यूजी पिरांडेलो और फेडेरिको ग्रेशिया लोज, यूजिन ओनिल और एलेमिर राइस। पोइट्स रहे हैं जॉर्ज हाइम, अर्नेस्ट स्टेडलर, ऑगस्ट स्टर्म, गोटफ्राइड बैन, जॉर्ज ट्रैकल, और नोवेलिस्ट रहे हैं फ्रेंच काफ्का और जेम्स जोयसी। तो ये थे कुछ लिटरेरी टर्म्स जो ई से स्टार्ट होते थे।